आगे हमें पता चलता है कि करण एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जिस परिवार की इज्जत और रुतबा का चर्चा पूरे शहर में होता है। करण अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करता था, खासकर अपनी मॉम से, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा अपनी सास की सेवा में ही अपना सारा दिन गुजार लेती थी और रात को उसके पापा के अकाउंट का काम करती थी, जिस वजह से वो कभी भी आराम नहीं करती थी। वो दिन भर सिर्फ काम ही करती रहती थी, जिस वजह से करण को बहुत ही बुरा लगता था अपनी मॉम के लिए। और वो अपनी मॉम को कहता भी था कि मॉम, आपको इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद को थका देती हैं और आराम भी नहीं करती, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर उसकी मॉम हमेशा उसे ये कहकर टाल देती थी कि उसे ये काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो भी काम करती है अपने दिल से करती है और अपने परिवार के लिए करती है। पर करण ये बात कभी भी नहीं समझता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पापा हमेशा उसकी मॉम को निगलेक्ट करते हैं और उन पर सिर्फ काम का प्रेशर ही बनाते हैं, जो उसकी मॉम के हिसाब से बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसके पापा ने कभी भी उसकी मॉम को निगलेक्ट नहीं किया होता है, बल्कि वो तो उससे बहुत प्यार करते हैं। पर ये बात करण को नहीं समझ आती। आगे करण की मॉम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उन्हें एक महामारी बीमारी हो जाती है, जिस वजह से किसी का भी उनके पास आना खतरनाक होता है, क्योंकि अगर किसी ने भी उनकी सेवा की या उनके पास गए तो उन्हें उनकी बीमारी लग जाएगी। जब करण को इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम के पास जाने की कोशिश करता है, पर उसकी मॉम उसे अपने आप से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा इन सब की वजह से बीमार पड़े। तो यहाँ पर करण के पापा भी करण को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी मॉम के पास ना जाए, क्योंकि वो इस खानदान का इकलौता वारिस है और उसकी मॉम भी नहीं चाहती कि वो इस तरह उनके पास जाकर उनकी बीमारी खुद को ले ले। पर करण यहाँ पर अपने पापा के इंटेंशन को नहीं समझता। उसे लगता है कि आज उसकी मॉम की जो भी हालत हुई है वो सब उनकी वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनकी मॉम पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन पर सिर्फ काम का प्रेशर ही बनाया, जिस वजह से आज उनकी ऐसी हालत हो गई है। पर सच्चाई इससे कोसों दूर होती है। एक्चुअली करण के पेरेंट्स करण से बहुत ही प्यार करते, इसलिए वो नहीं चाहते कि करण को कुछ भी हो। तो यहाँ पर करण की मॉम करण के पापा को कहती भी है कि हमारे बेटे का ख्याल रखना और उसे हर मुसीबत से बचाना। पर यहाँ पर करण अपने पापा की फीलिंग्स को समझने का नाम ही नहीं लेता और यहीं से बाप बेटे के बीच में दरार आ जाती है। आगे करण की मॉम की मौत हो जाती है तो करण पूरी तरह से बागी हो जाता है और इसी बीच कवि के पापा करण के पापा से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि ये दोनों जिगरी यार होते हैं और इन दोनों की दोस्ती सगे भाई से भी बढ़कर होती है। तो यहाँ पर कवि के पापा करण के पापा को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो जाए। तो करण के पापा को ये रिश्ता मंजूर होता है, क्योंकि वो भी कवि को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कवि की शादी करण से हो जाए और ये दोनों साथ में बहुत ही खुश रहें। आगे करण को जब उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो इस शादी के भी खिलाफ रहता है, क्योंकि वो इस तरह के अरेंज मैरिज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। वो क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा इस तरह की शादी करवा कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो करण बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि करण उस लड़की से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। पर करण के पापा उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे अपने साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहते हैं। तो बेचारे करण को मजबूरन अपने पापा के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है, लेकिन तभी वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। तो उसके पापा को लगता है कि वो शायद बाथरूम गया है, इसलिए वो करण पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि तभी उधर से कभी अपने पापा के साथ ब्लाइंड डेट पर आती है और यहाँ पर वो बहुत ही नर्वस होती है, क्योंकि उसकी भी ये पहली डेट होती है। तो वो भी फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर चली जाती है और यहाँ पर ये दोनों ही अपनी लाइफ में पहला कदम बढ़ाने के लिए रेडी होते हैं। खासकर कभी तो बहुत ही एक्साइटेड होती है, लेकिन करण उसे बीच ब्लाइंड डेट पर ही छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात नहीं होती। तो कभी को करण का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पापा को लगता है कि ये सब उनकी ही गलती है, उन्हें अपनी बेटी को इस तरह के ब्लाइंड डेट पर नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पर उसकी बेटी को इस तरह रिजेक्ट किया गया। तो कभी कहती है, पापा आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, वो ब्लाइंड डेट छोड़कर चला गया तो इसमें आपकी क्या गलती है, आप प्लीज इस तरह की बातें सोचकर अपना दिल छोटा मत कीजिए। वैसे भी मैं पढ़ाई करने के लिए तो बाहर जा ही रही हूँ ना, वहाँ से मैं जब पढ़ाई करके वापस आऊंगी तो देखना मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी। और यहाँ पर कभी इस बात को टाल देती है, पर उसे भी करण का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ करण जब घर आता है उसके पापा उसे खूब डांटते और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की ब्लाइंड डेट को छोड़कर जाने की, तुम्हें पता है उस लड़की को कितना बुरा लगा होगा, वो लोग तुम्हारा कब तक इंतजार कर रहे थे लेकिन तुम तो आए ही नहीं, तुम्हें पता है वो कितनी अच्छी लड़की है, अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तो करण कहता है अगर वो इतनी ही अच्छी लड़की है तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, आप दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। तो करण के पापा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे को कहते हैं तुम अपने बाप से इस तरह जबान लड़ाओगे, क्या हमने तुम्हें यही परवरिश दी है। और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है और करण यहीं से घर छोड़कर चला जाता है और अपने पापा को कहता है कि मैं आपके असूलों पर अपनी लाइफ बिल्कुल भी नहीं गुजारूंगा और ना ही आपके ऑर्डर से अपनी लाइफ को बर्बाद करूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आपके राजपाट
इसलिए मैं आपके राजपाट बिजनेस को छोड़कर जा रहा हूँ अपनी दुनिया बसाने के लिए, और वहीं पर मैं अपना नाम बनाऊंगा और आपकी तरफ मुड़कर दोबारा कभी भी नहीं देखूंगा। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और यही होता है करण के घर छोड़ने का रीजन। आगे कभी भी पढ़ाई के लिए बाहर चली जाती है और इसी बीच उसके पापा की मौत हो जाती है। तो कभी के पापा मरने से पहले करण के पापा से फिर मिलते हैं, जहाँ पर करण के पापा देखते हैं कि कभी के पापा की हालत बहुत ही खराब है। तो वो कहते हैं आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने बीमार कैसे हो गए। तो कभी के पापा यहाँ पर करण के पापा को कुछ भी नहीं बताते, बल्कि ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो और उसकी शादी अपने बेटे करण से करवा देना। तो करण के पापा कहते हैं तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओ। तो कभी के पापा कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, बस तुम मेरे वादे को जरूर पूरा करना। तो करण के पापा कहते हैं तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही होगी। आगे करण के पापा घर जाते हैं ताकि वो इस मामले का हल निकाल सके कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया, जिस वजह से उन्हें इस मामले को सुलझाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन वो जाने से पहले वो कभी के पापा को एक लेटर लिखते हैं और उसमें कहते हैं दोस्त मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी का साथ नहीं छोड़ूंगा, उसे अपनी बेटी बना कर रखूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। तो ये लेटर कभी के पापा को मिलने के बजाय सुजाता उसे हड़प लेती है और सुजाता को पता चल जाता है कि कभी के पापा ने कभी की शादी एक बड़े खानदान में तय कर दी है ताकि उनके जाने के बाद कभी अपनी सारी जायदाद अपने पति के साथ संभाले और सुजाता को एक भूटी कोड़ी भी ना मिले। जब सुजाता ये लेटर पढ़ती है तो उसे कभी के पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि कभी के पापा ने मरने से पहले ही अपनी जायदाद की जिम्मेदारी रॉयल खानदान के बेटे करण के ऊपर छोड़ दी होती है। और इस बात को जानकर सुजाता को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो पोल के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है ताकि पोल और कभी की शादी हो जाए और पोल कभी के पापा के जायदाद का वारिस बन जाए और उसके बाद वो जायदाद उसकी हो जाए। और इसी जायदाद को पाने के लिए सुजाता ने इतनी सारी प्लानिंग की होती है। आगे प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर कभी जॉन के साथ मिलकर करण के पापा के घर जाती है ताकि वो उनसे पता लगा सके कि आखिरकार उसके पापा के साथ क्या हुआ था। तो करण के पापा उसे बताते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब तुम्हारे पापा गुजरे थे तब मैं यहाँ पर नहीं था और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस भी है, क्योंकि अगर मुझे तभी काम नहीं होता तो मैं जरूर तुम्हारे पापा के साथ रहता। तो कभी कहती है कोई बात नहीं अंकल। तो यहाँ पर करण के पापा कभी से पूछते हैं कि ये आदमी कौन है। तो यहाँ पर कभी करण के पापा को बताती है कि जॉन उसका पति है। तो ये बात सुनकर करण के पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि करण के पापा कभी को अपने खानदान की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन अब कभी की शादी हो गई है, जिस वजह से उनके इस ख्वाब पर पानी फिर गया होता है कि तभी उधर से करण की एंट्री होती है। और यहाँ पर करण के पापा सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि करण उनका इकलौता बेटा है। जब ये बात कभी और जॉन सुनते हैं उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें कभी भी नहीं लगा था कि करण एक रॉयल खानदान का वारिस है। और यहाँ पर करण के पापा करण को ये भी बताते हैं कि उस दिन ब्लाइंड डेट पर जो लड़की आई थी वो कोई और नहीं बल्कि कवि थी, जिसे छोड़कर वो भाग गया था। ये बात जानकर तो करण को बहुत ही अफसोस होता है। आगे कभी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है तो करण उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर कभी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उस दिन ब्लाइंड डेट पर आ जाते तो आज मेरे साथ जो हो रहा है वो कभी भी नहीं होता। अगर तुम उस ब्लाइंड डेट पर आ जाते तो मुझे एक नकली शादी करने के लिए एक बंदे को हायर नहीं करना पड़ता और वो बंदा मेरी सौतेली मॉम के साथ मेरी जायदाद को हड़पने के लिए मुझे इस तरह चीट नहीं करता, और ना ही उसका एक्सीडेंट होता, ना ही मैं उसके मौत के डर से अपने शहर को छोड़कर तुम्हारे गांव भागती, ना ही वहाँ पर तुमसे मुलाकात होती, और ना ही हम दोनों के बीच वो सब होता। मेरी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आई हैं वो सब तुम्हारी वजह से करण आई है, तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस दिन ब्लाइंड डेट से नहीं भागते तो अभी तक हमारी शादी हो चुकी होती और हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहते। तो करण यहाँ पर कभी से माफी मांगता है, पर कभी यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है माफी मांगने में तुमने बहुत देर कर दी और अब इस माफी की कोई भी कीमत नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो यहाँ पर करण उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और करण को कभी से दूर करता है और कहता है मेरी वाइफ से दूर हो। तो करण जैसे ये सुनता है कि इन दोनों की शादी हो गई है, ये बात जानकर तो उसे और बड़ा सदमा लग जाता है और वो कभी से पूछता है क्या ये सच है कि जॉन तुम्हारा पति है। तो यहाँ पर कभी भी गुस्से में करण को कह देती है कि मैंने और जॉन ने शादी कर ली है और जॉन अब मेरा पति है, इसलिए अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं बनता। और कभी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारे करण का दिल टूट जाता है। आगे करण जाकर क्वान को सारी बातें बताता है, तो क्वान जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम्हें मूव ऑन ही करना हो, क्योंकि अब कभी की शादी
क्योंकि अब कभी की शादी चौन से हो गई है और वो अब तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो करण कहता है लेकिन क्वान मुझे उन दोनों की शादी पर डाउट हो रहा है, उन दोनों ने शादी नहीं की है बल्कि एक्टिंग कर रहे हैं और मैं उन दोनों की शादी की सच्चाई पता लगा कर ही रहूंगा और इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा। दूसरी तरफ जॉन और कभी को एक ही रूम में रहना पड़ रहा होता है क्योंकि वो लोग सबके सामने एक हस्बैंड और वाइफ होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से उन दोनों को एक रूम शेयर करना पड़ रहा होता है। तो जॉन कभी को कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा और तुम बेड पर सो जाना, क्योंकि जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता और जब तक तुम अपने पापा के असली कातिल को नहीं पकड़ लेती तब तक हमें ये एक्टिंग करनी ही होगी। तो कभी कहती है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ समझती हूँ, क्या जॉन तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। तो जॉन कहता है क्यों नहीं, और जॉन वहाँ से चला जाता है और कभी अपनी फूटी किस्मत पे खूब खूब रोती है और उसे इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि अगर उस दिन करण ब्लाइंड डेट पर आ जाता तो आज उन दोनों की शादी हो गई होती और उसे इतने सारे झमेले में नहीं पड़ना पड़ता, बल्कि वो करण के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही होती। दूसरी तरफ करीबात को साकोन की बॉडी मिल जाती है तो करीबात को पता चलता है कि साकोन के साथ लूटपाट नहीं हुई है बल्कि किसी ने उसे जान से मारा। ये बात जानकर करीबात पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि इन सारे मामले में किसी न किसी इंसान का हाथ है जो इन सारे मामलों को लूटपाट दिखाने की कोशिश कर रहा है। आगे नैनी कवि से डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या उसकी और जॉन की शादी हुई है, तो बेचारी कभी यहाँ पर नैनी से झूठ नहीं बोल पाती और वो बता देती है कि मेरी और जॉन की शादी नहीं हुई है, जॉन मेरी हेल्प कर रहा है मेरी जायदाद को हासिल करने में और जब तक मैं अपने मकसद को नहीं पा लेती तब तक मुझे इस शादी का झूठा नाटक करना ही होगा। तो नैनी कहती है मैं इन सब में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सुजाता को शक हो गया है तुम्हारी शादी पर और वो तुम दोनों की शादी का राज पता लगाने के लिए कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से तुम्हारे जायदाद से गिव अप नहीं करेगी। इसलिए तुम्हें इन सबको अच्छे से मेंटेन करना होगा ताकि सुजाता को तुम्हारी शादी की सच्चाई ना पता चले। आगे कभी इस बारे में जॉन को बता देती है तो जॉन कहता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुजाता को लगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक सुजाता को हमारी शादी पर यकीन नहीं हो जाता तब तक वो हमारे रिश्ते पर शक करती रहेगी और हमारी कमी को ढूंढने की कोशिश करती रहेगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सुजाता को हमारी शादी पर विश्वास हो जाए। और जॉन इन्हीं सब के बीच में फिर से कभी से अपने प्यार का इजहार कर देता है तो कभी कहती है अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इसलिए मैं अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहती, और कभी फिर से इस बात को टाल देती है। तो जॉन कहता है कोई बात नहीं, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम इस बारे में सोचना। आगे जॉन और कभी सुजाता के सामने रोमांस करने का एक मौका नहीं छोड़ते और उसके सामने भर भर कर रोमांस करते हैं ताकि सुजाता को ये लगे कि उन दोनों की शादी कोई नकली शादी नहीं बल्कि रियल शादी है। और वो लोग अपने इस कारनामे में पूरी तरह सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और सुजाता को यकीन हो जाता है कि उन दोनों की शादी नकली शादी नहीं बल्कि रियल शादी है। ये बात जानकर सुजाता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अब उसके हाथ से ये जायदाद फिसलता नजर आ रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो अपनी ख्वाहिशों को बिना पैसों के कैसे पूरा करेगी। तो यहाँ पर वो अपनी बेटी को जरिया बनाती है और वो वही को कहती है कि तुम्हें एक अमीर आदमी से शादी करनी होगी ताकि हमारा खर्चा चल सके, पर वही इस बात से इनकार कर देती है और वो कहती है मैं पॉल से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी, उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। पर उसकी माँ इस बात पर उसे खूब डांटती है और कहती है आखिरकार उस पॉल के पास है ही क्या जो तुम उसके प्यार में इस तरह मरी जा रही हो। उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही जायदाद, उसके पास जो कुछ भी था वो सब कर्जे में डूबा हुआ है, क्या तुम उसके साथ एक भिखारी की लाइफ जीना चाहती हो। तो वही कहती है उसके पास पैसे हो या ना हो तो भी मैं उसके साथ ही रहूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और पॉल भी मुझसे प्यार करता है और हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे, इसलिए हमारी खुशियों के बीच में मत आइए। तो सुजाता कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उस पॉल के साथ ऐसे ही भेज दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं डिसाइड करूंगी और मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स कर दी है, इसलिए तुम्हें उस डेट पर जाकर उस बंदे से मिलना होगा क्योंकि तुम्हारी शादी उसी अमीर बंदे से होगी, समझी। तो बेचारी वही यहाँ पर अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी मॉम पर तो पैसे का बुखार चढ़ा हुआ होता है, जिस वजह से वो अपनी बेटी की खुशियों को नहीं देख पाती और वो अपना फैसला वही को सुनाकर वहां से चली जाती है और बेचारी वही फूट फूट कर रोती है कि तभी उधर से कवि आती है और वो वही को संभालने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर वही उल्टा कवि को ही गलत समझ लेती है और उसे कहती है तुम्हें तो बहुत ही मजा आ रहा होगा ना मेरी ऐसी हालत देखकर। तो कभी कहती है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे पता है प्यार से बिछड़ना कैसा होता है। तो वही कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, तुम्हारी शादी तो तुम्हारे प्यार से हुई है ना, इसलिए तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकती, इसलिए मेरे सामने ऐसी एक्टिंग मत करो कि जैसे तुम्हें मेरी दर्द की परवाह हो। यहाँ पर कोई भी मेरे दर्द को नहीं समझ सकता। और वही ये कहकर वहां से चली जाती है। तो कवि को वही के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो जॉन के साथ मिलकर वही की हेल्प करने की कोशिश
करती है क्योंकि उसे भी पता होता है कि प्यार से बिछड़ना कैसा लगता है। आगे कभी जॉन के साथ मिलकर वही और पॉल की मीटिंग फिक्स करवाती है। तो वही जब पॉल को देखती है उसे देखकर उसके आंखों में आंसू भर आते हैं और यहाँ पर पॉल वही को कहता है, वही मैं तुम्हें किसी और से शादी करने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। तो वही कहती है, पॉल लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, मेरी मॉम कभी भी राजी नहीं होगी हमारी शादी को लेकर। तो पॉल कहता है मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा कि तभी वहाँ पर जॉन और कभी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर उन दोनों को थैंक्स कहते हैं उन्हें मिलवाने के लिए। तो यहाँ पर जॉन कहता है, पॉल तुम फिक्र मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, मैं तुम्हें वही से अलग होने नहीं दूंगा। तो पॉल कहता है मैं ऐसे तुमसे पैसे नहीं ले सकता। तो जॉन कहता है अगर तुम्हें ऐसे पैसे लेने में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे लोन ले लो, बाद में मुझे चुका देना जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए। तो पॉल को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जॉन से पैसे ले लेता है। आगे पॉल वही के साथ वही के घर जाता है और वहाँ जाकर सुजाता के मुंह पर पैसे मारता है और कहता है ये लो दहेज के सारे पैसे, अब वही की शादी कहीं और लगवाने की जरूरत भी मत करना। तो सुजाता उतने सारे पैसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो पॉल से पूछती है तुम तो पूरी तरह से कंगाल हो गए, तो फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो पॉल कहता है वो तुम मत जानो कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, मैंने तुम्हें दहेज के सारे पैसे दे दिए हैं, इसलिए अब से वही को तंग करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि वही अब तुम्हारे पास मेरी अमानत है जिसे मैं बहुत जल्द अपने घर अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। और पॉल ये कहकर वहाँ से चला जाता है और सुजाता का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे पॉल और वही कवि और जॉन को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से आज उनका प्यार जीत पाया होता है। तो यहाँ पर वही कवि को कहती है तुमने हमारी बहुत ही हेल्प की है, अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत ही खुशी होगी। तो कवि इस मौके का फायदा उठाती है और वो वही से पूछती है कि जब मेरे पापा बीमार हुए थे तब तुम्हारी मॉम एक नए डॉक्टर को लेकर आई थी, क्या तुम मुझे उस डॉक्टर का पता बता सकती हो। तो यहाँ पर वही उसे बता देती है क्योंकि उसे भी कुछ ज्यादा नहीं पता होता उस डॉक्टर के बारे में। तो वो लोग उस डॉक्टर का पता लगाने के लिए ब्लैक मार्केट जाते हैं जहाँ पर वो लोग पैसे देकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर से भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ पर सुजाता के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता जिससे उन लोगों को ये पता लग सके कि कवि के पापा की मौत के पीछे सुजाता का ही हाथ है। तो यहाँ पर कवि को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जॉन को कहती है हमें सुजाता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ना ही मुझे अपने पापा की बीमारी का कोई प्रिस्क्रिप्शन, अब मैं सीधा सुजाता के पास ही जाऊंगी और उससे ही डायरेक्टली पूछूंगी कि आखिरकार उसने किस डॉक्टर से मेरे पापा का चेकअप करवाया है और कौन सी मेडिसिन मेरे पापा को खिला रही थी और मेरे पापा का प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है। दूसरी तरफ सुजाता कवि के पापा के उन सारे रिपोर्ट्स को जला रही होती है जिसके बिना पर वो जेल जा सकती है कि तभी वहाँ पर कभी भी सुजाता से बात करने के लिए आती है। तो कभी को यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लगती है और वो सुजाता के रूम को चेक करने लगती है कि तभी वहाँ पर उसके हाथ वही सारे सबूत लगते हैं, पर उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लग पाता बल्कि एक नाम लगता है जिस नाम को देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सुजाता से भी इस बारे में पूछती है, पर सुजाता यहाँ पर फिर से बहाना बनाकर उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर कभी जॉन को बताती है कि मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के प्रिस्क्रिप्शन को जला रही थी, लेकिन मैंने उस पेपर में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल को मॉन्क जो दवाई लेकर देते थे वो दवाई बिल्कुल मेरे पापा से मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि सुजाता ने मेरे पापा को भी वही दवाई दी थी जिस वजह से मेरे पापा की मौत हो गई है। तो जॉन कहता है फिर तो हमें उस दवाई के बारे में पता लगाना चाहिए, तभी हमें कुछ पता लग सकेगा। आगे सुजाता को एक लेटर आता है और वो लेटर किसी और का नहीं बल्कि मॉन्क का होता है। तो सुजाता मॉन्क को अपने होटल में बना देती है और उसके लिए एक डॉक्टर का भी इंतजाम करती है जो उसका इलाज करता है और इस बारे में सुजाता किसी को भी पता लगने नहीं देती। एक्चुअली सुजाता मॉन्क की इसलिए हेल्प कर रही होती है क्योंकि पास्ट में जब वो बुरे हालात से गुजर रही थी तब मॉन्क ने उसकी हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी, इसलिए सुजाता आज उसकी जान बचाकर उसकी हेल्प कर रही होती है और यहीं पर सारे दुश्मन इकट्ठा हो रहे होते हैं।